दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नया है इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग राज्यसभा तक पहुंच चुकी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। वहीं आरजेडी ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा है, लेकिन बिहार इसमें आता है या नहीं। बिहार के 39 सांसद ले लिए हैं और बिहार का काम खत्म। साथ ही मनोज झा ने कहा है कि अब बिहार ज्वालामुखी की ढेर में है। जब लालू जी की टाइम से उस सदन में बात शुरू हुआ, राबड़ी देवी के समय में भी ये मुद्दा उठाया गया। अब तेजस्वी यादव इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के पूरा विधानमंडल हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। जी राजद नेता ने कहा है कि ये खैरात नहीं है। बिहार अगर तरक्की नहीं करेगा तो देश भी पीछे रह जाएगा। महामहिम इस पर संज्ञान ले। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। सीमांचल, मिथिलांचल और पटना समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। आज फिर मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत बिहार के 26 जिलों में आकाशीय बिजली कड़क रही है। आकाशीय बिजली और बादलों के गरज से रात का सन्नाटा टूट रहा है। वहीं पटना में रात लगभग 9:30 बजे से आकाशीय बिजली का कड़कना शुरू हुआ, जो रात 11:30 बजे तक कुल 17 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, नालंदा समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली। जहां पटना सहित बिहार के अन्य 26 जिलों में भी यही हाल रहा। हालांकि बारिश रात 10 बजे के बाद शुरू हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 26 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई, जिसमें सारण, भोजपुर, बक्सर, सीवान, वैशाली, पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार सहित बिहार के इन जिलों में आकाशीय बिजली के साथ गरज भी काफी तेज थी। जब बिहार के लगभग 26 जिलों में हवा की रफ्तार 15 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिमी बिहार के कुछ जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिण पूर्वी बिहार के 5 जिले भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली चमक के साथ वर्षा का पूर्वानुमान जताया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। जी हां, घटना के बाद ओवैसी ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। वहीं हमलावरों ने भी फायरिंग का कारण बता करके पूरे पुलिस विभाग को चौंका दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हमलावरों के जहन में कौन सी नफरत पनप रही थी, जिसका ये खौफनाक अंजाम सामने आया है। जी हाँ, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर कल हुए हमले के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस के मुताबिक आरोपी सचिन और शुभम ने 9 mm की पिस्तल से ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्तल और ऑल्टो कार बरामद की है। वहीं पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार लोगों ने यह बताया है कि ओवैसी के हिंदू विरोधी बातों से नाराज थे और हेट स्पीच को फॉलो करते थे। जी हाँ, इसीलिए वे ओवैसी के काफिले पर हमला किए थे। इस घटना की कई लोगों ने निंदा भी की है। आपको बता दूं कि दोनों जो हमलावर हैं आरोपी, ये दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं। वहीं एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए ओवैसी की कार पर फायरिंग का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच में कोई पक्षपात नहीं होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हापुड़ जिले में गोलीबारी की गई थी। यह घटना उस वक्त हुई जब वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में शरीक होने के बाद लौट रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि जालसाजों ने 1 रुपए के नोट को भी नहीं बख्शा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी के बाद 5 साल में 1 रुपए के 6072 जाली नोट पकड़े गए हैं। भारत सरकार की ओर से जारी 1 रुपए के नोट से मिलते जुलते नोट बाजार में उतार दिए हैं। उधर इस अवधि में 2 रुपए का एक भी नकली नोट नहीं पकड़ा गया है। जब 2 रुपए का नोट अभी भी चलन में है, लेकिन बाजार में नकली एक भी नोट नहीं है। अलबत्ता 2000 और 500 के नकली नोटों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा बिहार के नागरिकों को 11 फरवरी को मुंगेर सड़क सह पुल समर्पित किया जाएगा। इस पुल के निर्माण का निर्णय उस समय लिया गया जब कालखंड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत सरकार के रेल मंत्री थे और इस पुल का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2003 में किया गया था। ये पुल मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाली है तथा इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे जल्द ही आवागमन के लिए जनता को समर्पित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामकृष्ण कॉलोनी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक वहसी युवक ने 2 नाबालिग बहनों को 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। जी हां, इस मौके पर एक बहन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा बहन जीवन और मौत के बीच झूल रही है। जहां घायल बच्चे का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है जिसकी स्थिति डॉक्टरों ने नाजुक बताई है। जहां स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले नंदलाल गुप्ता यहां रामकृष्ण कॉलोनी में बतौर किराएदार रहते हैं। जब वे बाजार समिति में फल और कारोबार करते हैं। जब उनकी 2 बेटियां सलोनी कुमारी और सालू कुमारी है जो 12 और 13 साल की उम्र की है। जब मकान की छत पर कपड़ा पसारने गई थी, यानी कपड़ा सुखाने गई थी दोनों, इसी दौरान छत पर पहले से मौजूद एक युवक ने दोनों को 5 मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया, गिरा दिया। पुलिस ने बताया है कि वारदात के बाद आरोपी वहीं एक बाथरूम में छुप गया था जहां उसके हाथ में चाकू था। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर ले जा रही पुलिस पर लोगों ने हमला बोल दिया। जब पुलिस पर भी पथराव कर दिया। उनकी मांग थी कि आरोपियों को पुलिस उन्हें सौंप दे। जब पब्लिक की पत्थरबाजी से बहादुरपुर पुलिस टीम के 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक तरफ जहां शराबबंदी है वहीं दूसरी तरफ सरकार की शराबबंदी को जनप्रतिनिधियों ही दिखावा कर रहे हैं। जब नया मामला बिहार के नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने एक मुखिया को नशे की हालात में गिरफ्तार किया है। जब मुखिया की पहचान नारदीगंज पंचायत के मुखिया रणविजय पासवान के रूप में की गई है। वहीं उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मुखिया रणविजय पासवान सहित 3 लोगों को नशे की हालात में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं कि इन दिनों उत्पाद विभाग की टीम लगातार शराबियों की धरपकड़ कर रही है। इसके बावजूद भी लोग पीने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों को शराब ना पीने की शपथ भी दिलाई गई थी। इसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियां सरकार की शराबबंदी को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मुखिया की गिरफ्तारी से इलाके में हरकत मचा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अब खुलने वाली है। जहां दरअसल बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। ऐसे में सरकार स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने का फैसला ले सकती है। खबर के अनुसार बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के आधार पर स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जाएगा। शिक्षा विभाग स्कूलों को फिर से खोलना चाहते हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई ज़्यादा प्रभावित न हो। आपको बता दें कि बिहार में अगर कोरोना की रफ्तार कमजोर रही तो बिहार के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 7 फरवरी से खोल दिया जाएगा। हालांकि इसका फैसला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 5 फरवरी को यानी कि आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना की स्थिति पर चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 1 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। यह सरकार फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों पर कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। खबर के अनुसार बिहार के अलग अलग जिलों में आए दिन फर्जी प्रमाण पत्र से बहाल शिक्षकों को पहचान करके उस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ उनसे अब तक लिए गए वेतन को विभाग को वापस करने को भी कहा गया है। आपको बता दूं कि बिहार में हाईकोर्ट के आदेश पर नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच चल रही है, लेकिन कई नियोजन इकाइयों के पास शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का फोल्डर मौजूद नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को कहा है कि इन शिक्षकों को सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के लिए एक मौका और दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वैशाली जिले में रात में आग लगने से 15 घर जलकर राख हो गए हैं। इस हादसे में एक लड़की की जलकर मौत होने की सूचना मिली है। इस अग्निकांड में घर में रखे लाखों का सामान बर्बाद हो गया है। इस दौरान घर में एक लड़की भी जिंदा जलकर मर गई। जब वही मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियां आग पर बुझाने में जुटी थी। मिली जानकारी के अनुसार जिस लड़की की झुलसने से मौत हुई है उसका नाम नूतन कुमारी है, जो शंकर मांझी की बेटी थी। जब वहीं इस हादसे में लगभग 1 दर्जन लोग जख्मी भी हुए हैं।
आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते 15 घर को अपनी चपेट में ले लिया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग भयावह रूप ले चुका था, जिसके कारण कोई भी अपने घर से कुछ नहीं निकाल सका। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ तेज प्रताप यादव अपने अर्जुन तेजस्वी यादव के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर हमला करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव अपने भाई को लेकर के कुछ ऐसा कह जाते हैं जो कि विवादित हो जाता है। मामला आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसमें तेजस्वी की ताजपोशी होना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन तेज प्रताप यादव ऐसा नहीं मानते हैं। तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के अध्यक्ष बनने की संभावना को खारिज कर दिया है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अभी तेजस्वी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वे सबसे बेहतर तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आगे भी वही चलाते रहेंगे। ऐसे में किसी बदलाव की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूं कि 10 फरवरी को आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में हो रही है, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा या लालू यादव ही पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे, इस पर भी चर्चा जोरों पर है। विशेष तौर पर तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा पिछले कुछ सालों से लगातार चल रही है, क्योंकि लालू यादव राजनीति में पहले की तरह एक्टिव नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। जो ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले घटने के बीच अंकुशों में ढील के बाद भारत की बेरोजगारी दर जनवरी 2022 में घट करके 6.57% पर आ गई है, जो मार्च 2021 के बाद का न्यूनतम स्तर है। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने वाले गैर सरकारी संस्थान CMIE ने बुधवार को जनवरी के आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि इस महीने में बेरोजगारी दर में खासी गिरावट देखी गई है और ये घटकर 6.57% पर आ गई है। हालांकि शहरी भारत में बेरोजगारी दर अब भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। जी हां, CMIE ने कहा है कि जनवरी में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 8.16% रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 5.84% दर्ज की गई है। जनवरी में सबसे कम बेरोजगारी तेलंगाना में देखी गई, जबकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में रही। जहां तेलंगाना में ये आंकड़ा 0.7% रहा, जिसके बाद गुजरात 1.2%, मेघालय 1.5% और ओडिशा 1.8% का स्थान रहा। वहीं हरियाणा 23.4% बेरोजगारी दर के साथ इस सूची में, इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, जहां पर 18.9% बेरोजगारी रही। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे की RRB NTPC परीक्षा रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के बिहार में परीक्षार्थियों के द्वारा किए गए हंगामे मामले में पटना पुलिस ने खान सर समेत कई कोचिंग संचालक और छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। पटना के पत्रकार नगर थाना में खान सर सहित 6 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस मामले में बड़ी खबर अब सामने आई है। ताज़ा खबर यह है कि बिहार में RRB NTPC परीक्षा को लेकर के उपद्रव मामले में पुलिस ने खान सर सहित 6 शिक्षकों को नोटिस भेजा है। यह नोटिस में कहा गया है कि आप अपना जवाब या तो पुलिस को भिजवा दें या फिर आकर के थाने में दें। यह छात्रों को उकसाने के आरोप में खान सर सहित 6 शिक्षकों के खिलाफ पटना के पत्रकार नगर थाने में केस दर्ज हुआ था। खान सर पर FIR को लेकर के पटना DM ने बताया था कि राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हुए हंगामे के बाद पत्रकार नगर थाना पुलिस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने खान सर का नाम लिया, जिसके बाद खान सर पर FIR दर्ज किया गया। आपको बता दें कि खान सर पर FIR होने के बाद छात्रों के साथ ही कई राजनेता खान सर के समर्थन में आ गए हैं। JDU की ओर से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि खान सर सहित 6 शिक्षकों के खिलाफ FIR को वापस लें। खान सर के अलावा SK झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर और बाजार समिति के कई कोचिंग संचालकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि RSS ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित रूप से नफरती भाषण दिए जाने की निंदा की है। जी हां, RSS के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि भड़काऊ भाषण देने वालों को कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए। समाचार एजेंसी PTI को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने नफरत की राजनीति को भ्रष्टाचार के समान करार दिया है। RSS के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि किसी भी समुदाय, जाति या फिर समूह के खिलाफ भड़काऊ और विभाजनकारी टिप्पणी करने के बजाय उन्हें देश और उसके लोगों के सर्वोत्तम हितों में भाईचारा और फिर विकास की राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड के हरिद्वार में एक धर्म संसद और हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसी तरह के एक कार्यक्रम में दिए गए कथित तौर पर घृणा फैलाने वाले भाषणों पर उनके विचार पूछे जाने पर कहा है कि किसी भी तरह की नफरती बयानबाजी निंदनीय है। सभी नफरती बयानों की निंदा की जानी चाहिए और कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। इंद्रदेश कुमार ने कहा है कि नफरती बयानबाजी के कई उदाहरण हैं और ऐसे भी सभी विभाजनकारी कृतियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना समय की आवश्यकता है, क्योंकि वे देश के माहौल को खराब करते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स को लुभाने के लिए एक नए अपडेट पर काम कर रहा है, जिसके आने के बाद आप किसी मैसेज को 2 दिन बाद भी डिलीट कर सकेंगे। व्हाट्सएप डिलीट फॉर एवरीवन फीचर की समय सीमा को मौजूदा 1 घंटे 8 मिनट और फिर 16 सेकंड के समय से बढ़ा करके 2 दिन और 12 घंटे करने पर काम कर रहा है। इसका फायदा यह होगा कि अगर आपने किसी को कोई गलत मैसेज भेजा है तो आप उसे 2 दिन बाद तक डिलीट कर पाएंगे। हालांकि अभी ये फीचर उपलब्ध नहीं है, यहाँ तक कि बीटा टेस्टर के लिए भी नहीं है। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब समय सीमा में बदलाव किया गया है। जब व्हाट्सएप ने पहले भी किसी मैसेज को डिलीट करने की समय सीमा में बदलाव किए हैं। जब दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि यूजर्स को किसी मैसेज को परमानेंट रूप से हटाने के लिए 2.5 दिन तक समय मिलेगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने पिछले साल नवंबर में अपनी समय सीमा को 7 दिनों तक बढ़ाने की योजना बना रहा था। वेब बीटा इन्फो की रिपोर्ट है कि 7 दिनों से अधिक करना सही नहीं होगा, क्योंकि लोग उस मैसेज को हटाना नहीं चाहेंगे जो 1 हफ्ते पहले भेज चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती है, जब बढ़ती हुई दिख रही है। बताया जा रहा है कि उनको चारा घोटाला के दौरान 2 कोषागार मामले में एक बार फिर से जेल भेजा जा सकता है, जिसको लेकर उनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इस केस में 15 फरवरी को रांची की निचली अदालत फैसला सुनाने वाली है। इसी के चलते अब बिहार की सियासत में चर्चा होने लगी है कि लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी की बागडोर सौंप सकते हैं। दरअसल ये मामला चारा घोटाले के दौरान 2 कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है, जिसका फैसला 12 दिन बाद सीबीआई की विशेष अदालत के जज एस.के. शशि इसमें फैसला सुनाने वाले हैं। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को इस आखिरी मामले में जेल यात्रा करनी पड़ सकती है, यानी कि लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सरस्वती पूजा के मौके पर सुरक्षा को देखते हुए पटना समेत बिहार के 32 जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। जी हां, सशस्त्र बलों के साथ साथ बड़ी संख्या में लाठी बल की भी तैनाती की जाएगी। राजधानी पटना में करीब 400 लाठी बल को तैनात किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिमा विसर्जन हो, इसको लेकर भी निर्देश दिया गया है। सरस्वती पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के पालन पर भी जोर दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलीबारी मामले में पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक पूर्णिया के अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान ने वीडियो जारी करते हुए हमले को लेकर लोकतंत्र की हत्या बताया है। साथ ही अख्तरुल ईमान ने यह भी अपील की है कि जिस भी जगह चुनाव हो वहां पूरी तरीके से राष्ट्रपति शासन लगे या फिर चुनाव आयोग अपने अंतर्गत सारी जिम्मेदारियां को ले। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि इस घटना से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से समझा जा सकता है। अख्तरुल ईमान ने मांग की है कि किसी भी राजनीतिक दल के आला अधिकारी या फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सरीखे उच्च पद पर आसीन शख्सियतों को इस प्रोटोकॉल से दूर रखे। जब भाजपा पर आरोप लगाते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा है कि ये सरकार अक़लियतों को दबाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि अपनी कारगुजारियों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले शिक्षा विभाग का एक नया कारनामा सामने आया है। यह शिक्षा विभाग ने इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा के एडमिट कार्ड में एक छात्रा का जेंडर ही चेंज कर दिया है, बदल दिया है। लड़के का जेंडर मेल की जगह फीमेल कर दिया है, जिसके कारण छात्र लड़कियों के सेंटर पर परीक्षा देने को विवश हैं, मजबूर हैं। यह मामला बिहार के जहानाबाद के ऊंटा मध्य विद्यालय का है, जहाँ लड़कियों के बीच इस अकेले छात्रा को असहज भरे परिवेश में परीक्षा देना पड़ा। ऊंटा मध्य विद्यालय में 10 स्कूलों का सेंटर है, जिसमें 1472 छात्राएं परीक्षा दे रही है। शिक्षा विभाग के दावों की पोल खोलने वाला ये मामला परीक्षार्थी गुलशन कुमार से जुड़ा हुआ है। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की गड़बड़ी के कारण गुलशन कुमार को गर्ल सेंटर पर जाकर के परीक्षा देना पड़ रहा है। गुलशन कुमार ने बताया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एडमिट कार्ड जारी करने के दौरान ये गड़बड़ी की गई है। गुलशन गर्ल सेंटर पर एकमात्र छात्रा होने के कारण असहज महसूस कर रहे हैं, यानी कि लड़कियों के बीच ये अकेले एक लड़का परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि परीक्षा के दौरान छात्राएं और शिक्षकों से अचरज भरी निगाहों से देखते हैं। आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड में गुलशन कुमार का नाम और पता तो सही है, लेकिन उसके एडमिट कार्ड में लिंग वाले कॉलम में मेल की जगह फीमेल कर दिया गया है। यह परीक्षा केंद्र के अधीक्षक का कहना है कि इसमें बोर्ड की कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि फॉर्म भरने के समय गलती के कारण ऐसा हुआ है। पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है कि इसमें बीएसईबी और फिर शिक्षा विभाग की कोई गलती नहीं है, बल्कि परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा गलती से मेल की जगह फीमेल भर दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि परीक्षा के बाद इसे सुधारा जा सकता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आमतौर पर आपने सुना होगा कि चोर लुटेरे पुलिस को देखकर भागते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हाजीपुर में चोरों के एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ है जो चोरी के लिए सिर्फ पुलिस वालों को ही निशाना बनाता था। चोरों का ये गैंग न केवल पुलिस को निशाना बनाता था बल्कि चोरी की वारदात के लिए पुलिस की माद में घुस करके वारदात को अंजाम देता था। चोरों का ये गैंग थाने में घूम घूम करके थाने के अंदर ही चोरी की वारदात को अंजाम देता था। दिलचस्प वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लग्जरी कार में से थाने पहुंचे 2 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है जो थाने में घुसकर चोरी की वारदात को लगभग अंजाम ही दे चुका था, लेकिन पुलिस की तेज नजर से साथी चोर की कलई खुल गई और खुलासा हो गया एक अद्भुत गैंग का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विकास मिशन ने अलग अलग पदों के लिए भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और लास्ट डेट आज है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है वे आधिकारिक वेबसाइट bbm.bihar.gov.in के जरिए आज यानी कि 5 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि 3 साल से सिर्फ आश्वासन मिलने के बाद आज शारीरिक शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। जब बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव करने शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच गए, जब काफ़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, बिना लिखित आश्वासन मिले हम लोग वापस नहीं जाएंगे। छात्रों का कहना है कि लगभग 3 सालों से हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। इसको लेकर आज हम शिक्षा विभाग के आवास पर पहुंचे हैं। यह शिक्षकों का कहना है कि 2019 में परीक्षा दिए थे, 2020 में रिजल्ट आ गया था, लेकिन अभी तक हम लोगों की बहाली नहीं हुई है। हम लोगों की सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हम लोगों को नौकरी दी जाए। एक शिक्षक ने कहा है कि कोरोना का हवाला देकर के 3 साल से हमें लटकाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इस समय बीजेपी के घर वापसी का दौर जारी है। पार्टी से बागी होकर के लोजपा में जाने वाले कई नेता बीजेपी में लौट रहे हैं। बुधवार को ही पूर्व विधायक रामेश्वर चौरासिया चिराग पासवान की लोजपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी से बागी होकर लोजपा से चुनाव लड़ने वाले नेताओं को फिर से भाजपा में शामिल होने पर जेडीयू ने सादे अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधा है। जब पूर्व मंत्री और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पार्टी से बागी होकर के बीजेपी में लौट रहे नेताओं को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में सीटों की संख्या घटी है तो इसमें चिराग पासवान का सबसे अहम भूमिका है। अगर जदयू ने इस बात को समझ लिया है तो फिर बीजेपी को भी स्वीकार करना चाहिए। सीटें कम होने की वजह चिराग पासवान की लोजपा भी है। नीरज कुमार ने कहा है कि एनडीए को हराने वाले और फिर कमजोर करने वाले चिराग पासवान अपने अस्तित्व और परिवार की लड़ाई लड़ने में विफल रहे। चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान की वजह से जदयू ही नहीं बल्कि बीजेपी और खासकर के एनडीए भी कमजोर हुआ है। जनता सब कुछ देख रही है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी जग जाहिर है। जब मरीजों के परिजनों से रुपये ऐंठने के लिए प्राइवेट अस्पताल हर हथकंडे अपनाते हैं। ताजा मामला पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक बड़े प्राइवेट अस्पताल का है, जहां अस्पताल प्रबंधक द्वारा 1.5 लाख रुपए के लिए शव को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक छपरा की एक मरीज को बीते 23 जनवरी को उस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके इलाज के दौरान बुधवार को मौत हो गई। परिजनों द्वारा मरीज का शव मांगे जाने पर अस्पताल प्रबंधक द्वारा 1.5 लाख रुपए की मांग की गई है। गरीब परिजन अस्पताल प्रबंधक से मिन्नतें करता रहा, लेकिन संवेदनहीन अस्पताल ने उनकी एक नहीं सुनी और अंत में 10,000 रुपए वसूलने के बाद शव को मृत के परिजनों को सौंप दिया। मृत महिला की बेटी पूजा कुमारी ने बताया है कि उसकी मां शांति देवी को दिल की बीमारी थी। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद शांति देवी को पाटलिपुत्रा निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के नाम पर करीब 2 लाख रुपए वसूल लिए गए, लेकिन शांति देवी की हालात में सुधार नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शव देने के एवज में अस्पताल प्रबंधक द्वारा 1.5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को शिक्षक बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी लाएं। वहीं शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षक की बहाली जल्द से जल्द हो, ताकि बच्चों को पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। आपको बता दूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, आधारभूत संरचना और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की मौजूदा
स्थिति से संबंधित जानकारी ली। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2006 से सड़क स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय की स्थापना की गई है, जहाँ विद्यालय भवनों का निर्माण स्थानीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया गया है। इससे लोगों को रोजगार मिला, साथ ही स्थानीय स्तर पर बिजनेस को भी बढ़ावा मिला। जहाँ उन्होंने कहा है कि एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लड़कियां शिक्षित होगी तो फिर प्रजनन दर घटेगी। उसी के आधार पर हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया ताकि लड़कियां इंटर तक की पढ़ाई कर सके। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। इससे अब छात्र छात्राओं को अपने पंचायत में ही उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा मिल सकेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि कोरोना महामारी के आने के बाद से विश्व में यानी कि दुनिया में भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति की मांग भी बढ़ गई है। तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों ने भी आयुर्वेद के उपायों का इस महामारी में जमकर इस्तेमाल किया और स्वास्थ्य लाभ लिया। जहाँ आयुर्वेदिक दवाओं से लेकर के घर और बाहर मौजूद जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे और फिर वनस्पतियों को भी उपयोग में लाया गया। हालांकि अब आयुर्वेद को लेकर के भारत में एक बड़ा काम होने जा रहा है। इससे न केवल विश्व स्तर पर आयुर्वेद की स्वीकार्यता बढ़ेगी बल्कि इस चिकित्सा पद्धति को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत नए नए रिसर्च, शोध और प्रसार का भी मौका मिलेगा। इस बार भारत सरकार की ओर से जारी किए गए बजट 2022 में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए अच्छा खासा बजट आवंटित किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव ने एक दावा करके सभी को चौंका दिया है। तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जल्द ही आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे। तेज प्रताप यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब जल्द ही आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। हालांकि इस बात को लेकर भी संयम है कि बैठक में तेज प्रताप यादव उपस्थित रहेंगे या फिर नहीं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट 2 के तहत इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने स्वीकृति भी दे दी है। खबर के अनुसार पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे पटना के बख्तियारपुर से शुरू होकर के नालंदा के बिहार शरीफ, शेखपुरा, सिकंदरा, खैरा, सोनो, चकाई, कटोरिया होते हुए कोलकाता तक जाएगी। बिहार शरीफ से ये बिल्कुल भी नई सड़क होगी। आपको बता दूं कि पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे बिहार की पहली ऐसी सड़क होगी जो एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होगी, यानी कि बीच में कोई भी गाड़ी इस रोड पर नहीं देखेगा। यह सड़क आधुनिक तकनीक की मदद से बनाई जाएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारी चल रही है। भारतमाला फेज 2 के तहत बिहार की जिन सड़कों को शामिल किया गया है उनमें बिहार का पहला एक्सप्रेस वे पटना से कोलकाता तक बनाई जाएगी। इस सड़क के निर्माण होने से पटना से कोलकाता आने जाने में काफी समय कम लगेगा। इससे व्यापारी वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि देश और प्रदेश में स्तन कैंसर रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जब बिहार में स्तन कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज पटना में मिल रहे हैं, वहीं कोरोना महामारी के 2 वर्षों में समस्या होने के बावजूद लोगों ने अस्पताल जाने से परहेज किया है। इससे इन रोगियों की समस्या गंभीर बनी हुई है। जब PMCH में कैंसर रोग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर PN पंडित ने कहा है कि स्तन कैंसर का देर से पता चलना सबसे खतरनाक पहलू है। सघन जागरूकता अभियान आज समय की मांग हो चुका है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार यदि महिलाओं को जागरूक नहीं किया गया तो फिर 2025 तक देश में 20% मरीज बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि 2022 में देश में 13.9 लाख स्तन कैंसर रोगी थे, जब वही 2025 तक इसकी संख्या 15.7 लाख होने की आशंका है। स्तन कैंसर के मामले बढ़ने का कारण औसत आयु में वृद्धि, मोटापा, हार्मोनल और लाइफस्टाइल में नकारात्मक बदलाव, परिवार में किसी को पहले ये रोग हुआ हो, शराब, धूम्रपान और प्रारंभिक मासिक धर्म प्रमुख कारण है। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले 3 माह से बिजली विभाग उपभोक्ता से अधिक बिजली बिल लेने के लिए तैयारी में लगा था, लेकिन अब बिजली उपभोक्ताओं पर अधिक बिजली बिल देने का दबाव कम हो गया है, क्योंकि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बिजली दर बढ़ोतरी प्रस्ताव को BIA ने बिजली कंपनी के दर बढ़ोतरी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जब BIA ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कहा गया है कि जो भी लॉस है उसकी भरपाई वह ग्राहकों से अधिक पैसे लेकर के नहीं कर सकते हैं। दरअसल बिजली बिल में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर गुरुवार को वर्चुअल जन सुनवाई हुई। इस दौरान BIA के ऊर्जा समिति के अध्यक्ष संजय भरतिया ने कहा है कि आयोग के द्वारा 2019-20 में 15% लॉस को फिक्स किया गया है, लेकिन नॉर्थ बिहार का वर्तमान लॉस 25% है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन बाप दादा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से है जो जीवित नहीं है। जी हाँ, वो दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। ऐसे जमीन को अपडेट करने के लिए बिहार सरकार बिहार के सभी जिलों में जमीन सर्वे का काम कर रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्णिया, नालंदा, बक्सर सहित बिहार के सभी जिलों में बाप दादा की पुश्तैनी जमीन अपने नाम करने के लिए आपको पहले वंशावली बनानी होगी। इसके बाद आपको सर्वे अधिकारी के पास इसे जमा करना होगा। फिर जमीन का नया कागजात आपके नाम से अपडेट हो जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार पहले चरण में 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम करा रही है। इसमें कई अंचलों में सर्वे का काम पूरा हो गया है तो कुछ अंचलों में सर्वे किया जा रहा है। वहीं बिहार के 18 जिलों में दूसरे चरण का सर्वे किया गया है, जब फिलहाल 18 जिलों के 100 अंचलों में सर्वे किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि बिहार के सभी जिलों में बाप दादा की पुश्तैनी जमीन अपने नाम आप कैसे करेंगे। तो बात करते हैं कि बाप दादा की पुश्तैनी जमीन को अपने नाम कराने के लिए वंशावली आपको बनानी होगी। आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट से वंशावली फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सर्वे कैंप में भी आपको वंशावली फॉर्म मिल जाएगा। इसे भर करके सर्वे अधिकारी के पास जमा करना होगा। वंशावली फॉर्म में जमीन मालिक से आपके रिश्ते और फिर जमीन मालिक और अपना डिटेल्स सही भरना होगा। वंशावली जमा करने के कुछ दिन के बाद जब आपके जमीन का कागजात अपडेट किया जाएगा तो फिर जमीन का खतियान आपके नाम से होगा। दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र के पुणे में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ के एडवाला इलाके में निर्माणाधीन इमारत के ढहने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले 5 मजदूर बिहार से हैं। ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर राहुल श्रीरामी ने बताया है कि हादसा येरवड़ा के शास्त्री वडिया बंगले के पास हुआ है। यहाँ एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में देर रात तक काम चल रहा था, तभी पार्किंग में अचानक लोहे का भारी भरकम स्लैब गिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब लोहे के स्लैब को डालने का काम चल रहा था, जहां इसके लिए 16 mm के लोहे के वजनदार सरिये से जाली बनाई गई थी। यह जाली के सहारे खड़े होकर के मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक लोहे की विशाल काली जाली मजदूरों पर धड़ाम से गिर गई। जाली के नीचे दबे होने से कई मजदूरों के शरीर में लोहे का सरिया घुस गया और बहुत से लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर से ट्वीट किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर कर्नाटक शिक्षा संस्थानों में हिजाब विवाद का राजनीतिकरण करने का पहले से ही आरोप लग रहे हैं। अब कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि भारत में धार्मिक रूपों पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई भी कानून नहीं है। आपको बता दूं कि शशि थरूर ने मणिपाल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मोहनदास पाई को जवाब देते हुए कहा है कि सिख पगड़ी या गले में क्रूस या माथे पर तिलक जैसे धार्मिक रूपों पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई भी कानून नहीं है। ये सभी फ्रांस के सरकारी स्कूलों में प्रतिबंध है, लेकिन भारत में इसकी अनुमति है। जब मोहनदास पाई का कहना है कि सभी स्कूलों में एकता बनाने के लिए समान कोड होता है। अगर लोग कुछ पहनना चाहते हैं तो उन्हें ये याचिका देनी होगी। आपको बता दूं कि शशि थरूर ने इस मामले में ट्वीट किया था और कहा था कि ये भारत की ताकत रही है कि हर कोई जो चाहता है उसे पहनने के लिए आजाद है, स्वतंत्र है। अगर हिजाब की अनुमति नहीं है तो फिर सिख पगड़ी के बारे में क्या, हिंदू के माथे के तिलक के बारे में क्या, ईसाई का क्रूस क्या, ये कॉलेज के लिए सही नहीं है। लड़कियों को कॉलेज जाने देना चाहिए, उन्हें पढ़ने दें, उन्हें अपना फैसला लेने का हक है। वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, वो उनकी मर्जी है। आप बीच में टोकने वाले होते हैं कौन? आप बीच में इसको रोक नहीं लगा सकते। दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले को लेकर एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। देवबंद में गुरुवार देर शाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर ओवैसी पर हमले के बाद मेरठ में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। गुरुवार देर शाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी उमेर मदनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उर्दू गेट से लेकर के दारुल उलूम चौक तक प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को बड़ा षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता से घबरा कर ही उनके खिलाफ हमले की घिनौना साजिश रची गई। उन्होंने कहा है कि इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के हमले वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।